नमस्कार, मेरा नाम जीपी शर्मा है और मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूँ। मैं पिछले 13 साल से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो पहले 2-3 दिन तक तो हमें लगा कि यार मैं जेल में फंस गया हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपने कुछ क्लाइंट से बातचीत करना शुरू की। तो मेरे जो कुछ क्लाइंट्स थे, जो नौकरी पेशा भी हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं, तो उनकी परेशानी भी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद मैंने फिर अपने लोकल एरिया में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इस एरिया में जो हमारे कुछ एजेंट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एसबीएस हैं, तो उनसे मैंने बात की। तो मालूम चला उनके एरिया में भी वही चैलेंज आ रहे हैं जो कि चैलेंज मैं फेस कर रहा था। फिर दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम जो और पूरे भारत में जो लोग हैं उनसे कुछ बात करें। तो मुझे बड़ा अच्छा मौका लगा था। हमने चितकारा यूनिवर्सिटी में एमबीए इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग किया था। तो उसमें इंडिया के कोने कोने से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे बैचमेट थे, कोई कोलकाता से थे, कोई बेंगलोर से थे, चेन्नई से थे, गुजरात से थे, दिल्ली से थे। तो मैंने उनसे फिर कांटेक्ट करना शुरू किया ताकि ये पता तो करूं कि जो मुश्किल हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, क्या उनको तो वो फेस नहीं कर रहे हैं, वो मुश्किल उनको तो नहीं आ रही है। तब फिर मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। तब मालूम ये चला कि हमसे जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वैसी ही प्रॉब्लम वो लोग भी फेस कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उनको जॉट डाउन किया जाए, फिर उनको कंपाइल करके फिर अमन सर से बात की जाए। तो फिर हमने अमन चुग जी से बात की, जो हमारे मेंटर हैं इस एमबीए के प्रोग्राम में। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ले आइए अपने प्रश्न, तो जो भी उससे मैक्सिमम सोल्यूशन उसका हो सकता है या जो हमें गाइडलाइंस दे सकते हैं, तो उनके देने की बात की। फिर हमने एक वेबिनार डिज़ाइन किया। उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने चैलेंजेस हम लोगों को आ रहे थे, हमने अमन सर से बात की। उन्होंने हमें हर चीज़ का सोल्यूशन दिया, हमें आगे काम कैसे करना है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, साथ साथ में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, इंडिया की इकोनॉमी की अभी पोजीशन क्या है, आगे क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की। उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि हम तो एमबीए के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम तो फट अमन से को फ़ोन घुमाए अवेलेबल हो गए। लेकिन इतने ऑल ओवर इंडिया इतने डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, एसपीए हैं, सीएलआईज हैं, एजेंट्स हैं, तो जिनका को फ़ोन तो अमन सर नहीं उठाएंगे, या जो जिनकी रीच अमन सर तक नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उनके भी तो कुछ एक सवाल हो सकते हैं ना, क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि हम तो एमबीए के पार्टिसिपेंट सब इकट्ठे हुए हैं, हम ऐसा करते हैं, हम अपनी अपनी टेरिटरी में जो अपने एजेंट्स हैं, बाकी एजेंट्स हैं, डीओज हैं, एसबीएज हैं, सीएलआईज हैं, तो उनसे कैसे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं और जो आपके दिमाग में हैं, तो वो जॉट डाउन करके हमें बताओ। तक और हम अमन सर से और वेबिनार मैनेज करते हैं और आपके व्यापन से क्वेश्चन आंसर करते हैं। यानी कि आपके सवाल कि बिज़नेस में क्या दिक्कत है, इकोनॉमी में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या दिक्कत है, आपके क्लाइंट से रिलेटेड क्या दिक्कत है, तो वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमने अमन सर को इनवाइट किया वेबिनार में, और वो वेबिनार यकीन मानिए 3 घंटे अमन सर से हमने पूरी बातचीत की। सिंस 3 घंटे की बातचीत को एक ही वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है समझ में ना आती, तो इसीलिए हमने उस 3 घंटे के वार्तालाप को हमने स्टेप्स में लिया, छोटे छोटे एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया। सिंस आप में से कई लोग जो है अमन सर का पूरा प्रोफाइल नहीं जानते होंगे, तो सिर्फ नाम सुना होगा, तो मैं उनका छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। डॉक्टर अमन चुग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्लस डॉक्टरेट भी किया है, यानी कि पीएचडी किए हैं, एलएलबी किया है, एमबीए भी है, एमकॉम भी है, यानी कि क्वालिफिकेशन वाइज परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज के एडवाइजरी पैनल पे हैं, और साथ में आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स में के साथ भी उनका एसोसिएटेड है। कई बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, लार्सन टुब्रो है, इंडियन ऑयल है, मारुति है, डॉक्टर रेड्डी है, ऐसी ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी उनसे रेगुलर बातचीत होती रहती है। कई ऐसी एसोसिएशन है, सीआईए है, पीएचडी चैम्बर्स है, तो इन लोगों के साथ भी एसोसिएट है।
तो उनमें ये काफ़ी गाइडेंस भी देते रहते हैं, अपनी नॉलेज भी शेयरिंग करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके ऊपर इनसे बेटर विजनरी कोई नहीं दिखाई देता। और डॉक्टर मंचू फादर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और हाँ, गुरु ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक्स के नाम से भी अवॉर्डेड है। इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए गौतम मेहता जी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आनंद से, राजीव सूद जी डेवलपमेंट ऑफिसर चंडीगढ़ से, कन्हैया लाल ठक्कर CLI हैं सूरत से, और सूरत से ही हेमंत सचानी ये LIC एजेंट हैं, दीपक पुरोहित जी आनंद से हैं, एजेंट हैं ये भी, और उड़ीसा से जो एजेंट है मानस रंजन जी। इसके साथ ही सुनीता साहा जी एजेंट हैं कोलकाता से, सविता पिल्लई जी दिल्ली से, और उमाकांत जी एजेंट हैं नागपुर से। तो इन सभी के साथ हमारा ये वेबिनार कंप्लीट हुआ था। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वेबिनार लंबा है, हमने उसको पार्ट्स में किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है कि इसको आप पूरे देखिएगा, क्योंकि इन जो वेबिनार के जो सेशन लिए हैं, आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम GP शर्मा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और पिछले 13 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मेरी एजेंसी है। अब हम स्वागत करते हैं CA डॉक्टर अमन चोक का, जिनको हमने बहुत समय से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइम निकालें। हमारे 20-25 दिन में हमने जो एजेंटों के साथ बातचीत की, कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ बात हुई, तो उनके बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत प्रश्न थे उनके। तो हमने रिक्वेस्ट की अमन सर से कि हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हमारे इस क्वेश्चंस का आंसर दें, ताकि उससे कुछ तसल्ली हम लोगों को हो। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, भारत में अमेरिका का असर क्या होगा, साथ साथ में ये जितना लॉकडाउन हुआ है, इससे किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, साथ साथ में जो सबसे फिक्र वाली बात थी कि हमारे इंश्योरेंस एजेंसी में क्या फर्क पड़ने वाला है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इन सब के लिए हम जो प्रार्थना की थी, तो आज वो मौजूद हैं। तो इस वेबिनार में मैं अमन सर आपका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू जय वेरी हिंद। मच। अब मैं इसको यूं समझता हूं कि हम सारे लोगों ने अभी तक गलती क्या करी है, यानी कि मैं अब इसको बड़े वाले क्वेश्चंस को अब मैं लेके खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमने इतने सालों से क्या गलतियां करी, उसके ऊपर मैं जिक्र करता हूं। पहला पॉइंट ये है, मैं चाहूंगा कि आप सारे म्यूट हो जाइए, क्योंकि मेरे को आपके घर की आवाजें आ रही है, मेरे वो कान में बज रही हैं, तो मैं खुद ही बोलते बोलते समझ नहीं रहा कि वो मेरी आवाज गूंज रही है। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि हमने जो इतने सालों से गलतियां करी, पहले तो हमारी गलती थी माइंडसेट की। माइंडसेट की क्या गलती थी? माइंडसेट की गलती ये थी कि हमने आज तक अपना माइंडसेट ये बनाया कि इंश्योरेंस बेचने के लिए ना नॉलेज नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास नॉलेज आ गई या जिसके पास क्वालिफिकेशन आ गई ना, वो इंश्योरेंस नहीं बेच सकता। ये गलत था, ये हमें गलत बताया गया, जानबूझ के बताया गया। ये हमें इसलिए बताया गया ताकि हम इंश्योरेंस एजेंट लेस नॉलेजेबल और लेस एजुकेटेड वाला पकड़े, ताकि वो मार्केट में जा जाके घर घर इंश्योरेंस बेचे। ये एटीट्यूड गलत था, और इसी एटीट्यूड ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया। क्या खराब किया? पहली बात, हमने वो एजेंट लिया जो लेस एजुकेटेड था, फिर हमने उसको ना नॉलेज दी ना एजुकेशन दी, हम उसको सिर्फ पंप मारते रहे, पंप मारते रहे, पंप मारते रहे, और उसको पैट करते रहे, जा जा जा, वो जाता रहा। मगर इसी पैट के चक्कर में वो जाता तो रहा, मगर क्लाइंट उसकी इज्जत करना छोड़ गया। जब क्लाइंट ने उसकी इज्जत करनी छोड़ दी, तो क्लाइंट ने एजेंट के फोन उठाने या एजेंट से इज्जत से बात करना बंद कर दिया, जो कि इफेक्ट दिखा एजेंट की लाइफ में, फैमिली में। क्योंकि एजेंट की फैमिली का जो बच्चा है, वो कहता है मेरे को बापू की तरह एजेंट नहीं बनना। और मेरा क्या मानना है, ये एक इतनी अच्छी फील्ड है कि इसमें
हर घर का बच्चा इसी फील्ड में जाना चाहिए, मगर कब आएगा? जब उसका बच्चा ये कहेगा कि मेरा बापू इज्जत के साथ बिजनेस करता है। तो यानी कि पहली गलती हमने ये करी। दूसरी गलती, जहां हमने लेस एजुकेटेड लोगों को एजेंट बनाया, हमें चाहिए था कि हम उनको एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हम उनको ट्रेन करते, नॉलेजेबल बनाते, हम उनको एजुकेटेड बनाते, उनको बोलते कि तू क्वालिफिकेशन ले। यानी कि ये हमने दूसरी गलती करी इतने सालों से। तीसरी गलती, एजेंट ने और डेवलपमेंट ऑफिसर ने तीसरी गलती इकट्ठे मिलकर ये करी कि हम अभी तक नॉनसेंस ट्रेनिंग लेते रहे, नो सिग्निफिकेंस ट्रेनिंग लेते रहे। हाँ, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि, हालांकि मैं कई बार हार्श भी हो जाता हूं, मैं हार्श नहीं होना चाहता। मेरी नजर में मैं चाहूंगा कि आपको अगर मोटिवेशन लेनी है लाइफ में, तो आप मोटिवेशन लीजिए सचिन तेंदुलकर को सुन के, धोनी को सुन के, धीरू भाई अंबानी को सुन के, मुकेश अंबानी को सुन के, या वो लंगड़ी लेडी जो लंगड़ी हो गई, जिसकी टांग कट गई ट्रेन में सफर करते हुए, और जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। उनसे अगर आप मोटिवेशन लीजिए तो बहुत डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है। मगर अगर हम मोटिवेशन उनसे लेते हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ हासिल नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ एक स्टेज शो बनाया, नाच गाना किया, और अल्टीमेटली आपको सिर्फ पंप किया, और आपको वो अपनी ट्रॉफीज दी, उस ट्रॉफी का कोई फायदा नहीं, उस पंप का कोई फायदा नहीं, और उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया जिसको हम मोटिवेशन लेने जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हमें इंश्योरेंस की ट्रेनिंग लेनी है तो गलती हम ये करते रहे कि आज तक हम इंश्योरेंस की ट्रेनिंग इंश्योरेंस ना बेचने वाले लोगों से लेते रहे। हमारे खुद के फ्रेटर्निटी में कई इंश्योरेंस के लोग हैं जो इंश्योरेंस बेचते हैं, मगर उनसे हम सीखते नहीं। जैसे कि आप ही की इंडस्ट्री में, आपके कई इंडस्ट्री के कई अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, गौतम भाई आप खुद यहाँ पे विराजमान है, राजीव सूद साहब आप विराजमान हैं, ऐसे मिलिंद माने साहब हैं, ऐसे पुनीत भट्ट साहब हैं, और ऐसे मतलब कई लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिनका मैं शायद यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, मगर इतने लोग हैं जिनको मैं शायद, ठोले साहब हैं, एक हमारे मित्र हैं विनोद ठोले साहब, वो बहुत नॉलेजेबल हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो नॉलेजेबल डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, एसबीएस हैं, या जो नॉलेजेबल एजेंट्स हैं, दीपक भाई नॉलेजेबल हैं, हेमंत भाई ने नॉलेज ली है, या ऐसे मयूर साहब हैं नॉलेजेबल हैं, सविता मैम हैं जिन्होंने नॉलेज ली है, ऐसे कई नॉलेजेबल एजेंट्स हैं, उमाकांत सर ने नॉलेज ली है, ऐसे कई नॉलेजेबल लोग हैं, एजेंट्स हैं, उनसे आप इंश्योरेंस के बारे में सीखिए, कैसे बेचना है, और जो सिखाना चाहते हैं। मगर हम नॉर्मली इंश्योरेंस कैसे बेचें उनसे सीखने जाते हैं जो खुद इंश्योरेंस नहीं बेचते। इनफैक्ट वो खुद नहीं बेचते मगर आपको प्रोडक्ट सिखाते हैं। नहीं, प्रोडक्ट उनको नहीं समझ आता, वो 1+1 का कुछ नींबू पानी बना के आपको बेच देते हैं, वो गलत है। सो अल्टीमेटली हमें इंश्योरेंस बेचने वाले आदमी से सीखनी चाहिए जो खुद बेचता है, और जो वाकई में सिखाना चाहता है, वो आदमी नहीं जो इंश्योरेंस बेचता है मगर वो आपको सिखाना नहीं चाहता। तीसरा पॉइंट ये है, हम कई बार एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर कई बार ये सोचते हैं कि यार एजेंट्स को रिक्रूट कैसे करें। और आपने भी देखा होगा, आज हम भी कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एजेंट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि हम भी चाहते हैं कि नॉलेजेबल एजेंट बनने, क्योंकि उसके क्लाइंटेल बड़े होंगे। यानी कि हमें भी कहीं ना कहीं पता लग गया कि नॉलेजेबल एजेंट्स होने चाहिए, तो हमें अपने हर एजेंट को नॉलेजेबल, टेक्निकली और क्वालिफाइड बनाना चाहिए। आज हमें ये चेंज लाना चाहिए हिंदुस्तान के हर डेवलपमेंट ऑफिसर को, हर एसबीए को ये चेंज लाना चाहिए अपने अंदर। फिर साथ में कई डेवलपमेंट ऑफिसर या एसबीए ये सोचते थे कि अगर मैं अपने एजेंट को म्यूचुअल फंड की नॉलेज दूंगा या शेयर मार्केट की नॉलेज दूंगा तो वो भाग जाएगा, वो म्यूचुअल फंड का काम करेगा। और मैं हमेशा कहता था आप नहीं भी दोगे ना, वो पक्का भाग जाएगा, वो वैसे ही म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पे हमेशा ये कहता था कि अगर आप उसको नॉलेज देंगे ना, तो उससे वो ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगा, क्योंकि जिस क्लाइंट के पास वो जाएगा, अगर क्लाइंट म्यूचुअल फंड की कोई क्वेरी पूछेगा तो इसके पास अगर नॉलेज होगी म्यूचुअल फंड की, तो ये म्यूचुअल फंड का उसको आंसर दे पाएगा, शेयर मार्केट का आंसर दे पाएगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है उसका आंसर दे पाएगा। जब ऐसा हमारे एजेंट्स आंसर दे पाएंगे तो क्लाइंट किसी और से नहीं मिलना चाहेगा, और सारा बिजनेस आपके एजेंट के पास लेकर आएगा। और अगर आपने अपने एजेंट को ये नॉलेज दी होगी या दिलवाई होगी, तो आपका एजेंट कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मगर अगर आप अपने एजेंट को रोकेंगे कि मत कर मत कर,
एजेंट बच्चा है। अगर आप बच्चे को रोकेंगे मत कर मत कर, वो पक्का करेगा। अगर आप बच्चे को बोले चला मैं तेरे साथ करवाता हूं, तो बच्चा कहेगा कर लिया, समझ आ गया कि गलत था, मगर क्या करना है वो आपने मेरे को बता दिया, मैं वैसे ही करूंगा। हमें ये एटीट्यूड से हमें आज चेंज होना चाहिए एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, एज अ एसबीए। अब साथ में मैं यहां पे ये भी जिक्र करना चाहता हूं कि जो ये हमारी थॉट प्रोसेस जो पुरानी रही, उस थॉट प्रोसेस के कारण हमारे जो फ्रेटर्निटी में जो एजेंट्स हैं आज की डेट में, उनको आज के डेफिनेशन के तहत, जहां हमें क्लाइंट को आज फोन कॉल करनी है, बातचीत करनी है, और हमें कहा जा रहा है कि अपने क्लाइंटों से बात करो, क्या बात करो ये तो बताया ही नहीं जा रहा। क्या बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम क्लाइंट से बातचीत करते हैं कि सर क्या हाल है आपका, सब ठीक चल रहा है, मजे में हो, बिजनेस तो आप कर नहीं सकते। तो अगर ये बात करोगे तो ये बात का कोई फायदा नहीं। आपको आज उससे बात ये करनी है, सर आपके बिजनेस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वर्किंग कैपिटल लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपके कैश क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम है, ओडी की लिमिट एनहांस हुई या नहीं हुई, अभी एसबीआई ने एडिशनल क्रेडिट लाइन इशू करी है, क्या आपको मिली या नहीं मिली, अभी आरबीआई ने एलटीआरओ किया, अभी आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, क्या आपका लोन कम हुआ या नहीं हुआ, इंटरेस्ट कम हुआ या नहीं, क्या आपने ईएमआई को पोस्टपोन करवाया, अगर पोस्टपोन करवाया तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट की बुलेट पेमेंट लग रही है या नहीं लग रही, आपके बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, क्या आपके बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री में फॉल कर रहा है, मैं आपको इंडस्ट्री की नॉलेज देता हूं, यानी फोन पे उसको ये पूरा ज्ञान दो। या जो आपका जो क्लाइंट है जो वर्किंग है, उससे पूछो आपकी इंडस्ट्री में आजकल एम्प्लॉयबिलिटी का इशू तो नहीं आ रहा। तो मैं देख रहा था कि अगर आप आईटी सेक्टर में, तो आप आईटी सेक्टर में सिक्स सिग्मा का कोर्स कर सकते हैं। इस टाइम पे सिक्स सिग्मा के कोर्स के कारण आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। या इस टाइम पे मेरे को लगता है कि आप ये वाला एडिशनल कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। यानी कि ऐसी चीजें आप उनसे फोन पे बातचीत कीजिए, ताकि वो आपसे दोबारा फोन करने के लिए इच्छुक हो। यानी कि वो आपको दोबारा फोन करे, यार तूने पिछली बार मेरे को ये कहा था, वो बढ़िया क्लिक हुआ, अब मेरे को ये दोबारा बता, मेरा एक और क्लाइंट की क्वेरी है। यानी वो आपसे क्वेरीज पूछे, आपसे बिजनेसमैन की क्वेरी पूछे, आपसे जो उसके एम्प्लॉयड क्लाइंट्स हैं उसकी क्वेरी पूछे। जब आपके क्लाइंट्स ऐसी क्वेरीज पूछेंगे तो आपका एक रिलेशनशिप बनेगा। और इस टाइम पे यकीन मानिए, क्लाइंट इस टाइम पे इतना बिजी हो गया है वेबिनार्स में, ऑनलाइन में, क्योंकि उसको काम करना है। आज वो वैसी बिजी है, और जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वो बहुत बिजी हो जाएगा, उसके पास वाकई में टाइम नहीं होगा, तो वो आपसे मिलेगा नहीं। वो कब मिलेगा? जब आपने आज की डेट में उससे जो फोन पे बातें करी होंगी ना, अच्छी बातें करी होंगी, सही बातें करी होंगी। ये नहीं कि आपने मोटिवेशनल बातें करी होंगी, सर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। या आप बोलो सर हाल चाल सर कैसा है, सर आप अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रख रहा हूं। वो कहेगा कई फोन ऐसे ही आए हैं यार, तूने भी यही इसलिए फोन किया था, वो आपका दोबारा फोन नहीं उठाए। और अगर अभी आप बिजनेस की बात करो फिर तो वैसे ही फोन नहीं उठाए। तो इसलिए आपकी बातें आज की डेट में चेंज होनी चाहिए। अब साथ में एक और मुद्दा आता है कि इस टाइम पे हमें नॉलेज कैसी लेनी है। अब आपको सेग्रीगेशन, आपको यह समझना चाहिए कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए और बिजनेस एडवाइजर बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होती है। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब होता है जो ये बताता है कि पैसा कहां लगाएं। पैसा कहां लगाएं का मतलब, उसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस में, चाइना में, जापान में, यूके में, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया के ऊपर। जैसे कि जब आपने मनी प्लस बेचा था उस जमाने में, तो आपको पता होना चाहिए था कि यूएस में दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम पे मनी प्लस जो बेचना था, डेट वाला बेचना था, ग्रोथ वाला नहीं बेचना। जैसे कि अभी 2 महीने पहले मैंने जनवरी में जब एसबीआई कार्ड का आईपीओ आ रहा था, तो मैंने अपनी ऑडियो बना के भेजी थी कि अभी एसबीआई कार्ड के आईपीओ में मत जाना, अभी कोई यूलिप वगैरह मत बेचना, क्योंकि यूएस में दिक्कत दिख रही है। ऐसी नॉलेज अगर आपको पहले से मिल जाए तो आप पहले ही अपना प्रोडक्ट बेचने से रुक जाओगे, और उससे कई क्लाइंट्स आपके बच जाएंगे। यानी पहली नॉलेज फाइनेंशियल एडवाइजर को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज लेनी चाहिए। दूसरी नॉलेज, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रहा है, उसकी नॉलेज। तीसरी नॉलेज होनी चाहिए कि इनका प्रभाव डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में कैसे पड़ेगा, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं, या आपके क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए
कि इसका प्रभाव बीपीओ इंडस्ट्री में क्या पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या पड़ेगा, एफएमसीजी में क्या पड़ेगा, फार्मा में क्या पड़ेगा, ऑटो में क्या पड़ेगा, रियल एस्टेट में क्या पड़ेगा, ताकि आप उन रिस्पेक्टिव क्लाइंटों को फोन करके बता सकते हो कि सर रियल एस्टेट में ऐसा होने वाला है, सर ऑटो सेक्टर में ऐसा होने वाला है, सर फार्मा सेक्टर में ऐसे होने वाला, वगैरह वगैरह। चौथा पॉइंट, फाइनेंशियल एडवाइजर का कर्तव्य है कि ये सारी नॉलेज से उसको ये बताए कि आपको इस टाइम पे और आने वाले समय में आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, यानी कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे दीपक भाई ने भी जिक्र किया, फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे हम वाकई में फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे, हम मेजरली अपना माल बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड वाला आदमी म्यूचुअल फंड बेच रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग कह के, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस बेच रहा है, रियल एस्टेट वाला रियल एस्टेट बेच रहा है। ये बेचना है, ये प्रोडक्ट सेलिंग है, मिस सेलिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सहारा लेके मैं मिस सेलिंग कर रहा हूं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग या पोर्टफोलियो एडवाइजरी का मतलब है कि मैं किसी का भी ब्रोकर नहीं हूं, मैं आपसे फीस लेता हूं और मैं किसी की ब्रोकरशिप नहीं करता। ये करना पड़ेगा आपको। कब? आपको आज सोचना है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो कर ही रही है ना। इंश्योरेंस कंपनी खुद ऑनलाइन जा ही रही है, मैं तो बोल ही रहा हूं आपको, ऑनलाइन जा रही है। पॉलिसी बाजार जैसे इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है और आपको ये दिख रहा है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी अपना काम कर रही है तो आप भी अपना काम करो ना। मैं अज्यूम करता हूं आपको डर किस बात का है, आपको नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज लीजिए। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की नॉलेज, इंडियन मार्केट की नॉलेज, उसका प्रभाव इंडस्ट्री पे क्या पड़ेगा और उसके बाद फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसा हो, अगर आपको ये सारी चीजों की नॉलेज हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। और ये फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए नॉलेज के साथ आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ताकि आपका विजिटिंग कार्ड बोले कि मैं क्वालिफाइड हूं। मगर सॉरी टू से, आपके इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं, वो नॉलेजेबल नहीं। ये इसलिए खराब कर रहा है हमारी इंडस्ट्री। इसको हम सारे लोगों को अपनी फ्रेटर्निटी में फैलाना है कि नॉलेजेबल टेक्निकल बनना है और साथ में हमें एजुकेटेड क्वालिफिकेशन वाइज बनना है। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि अब जब हम नॉलेज लेते हैं टेक्निकल वाली, तो किससे? आपको चेक करना है कि सामने वाले का प्रोफाइल क्या है जिससे आप नॉलेज ले रहे हैं। अगेन सॉरी टू से, आप जिससे नॉलेज लेने जाते हैं उनकी खुद की क्वालिफिकेशन आप चेक कीजिए है नहीं, या कईयों ने क्वालिफिकेशन शायद कहीं से डिग्री बनाई है। इनफैक्ट मैं आपको यूं भी कहना चाहता हूं, बाई चांस कोई आपको बोलता है कि जी मैंने एमबीए कर रखी है, चेक करो एमबीए कहां से कर रखी। इनफैक्ट इवन मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं, कई लोग आजकल मार्केट में ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने आईएम से एमबीए कर रखी है। वो एमबीए नहीं होती, वो आईएम से एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है जो कि आप भी कर सकते हो। 5.5 लाख रुपए लगते हैं, 5.5 लाख रुपए खर्च के आप आईएम्स का ठप्पा लगा सकते हो, मगर उसमें नॉलेज नहीं। आईएम ए या बी या सी का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। तो अगेन चेक करो कि आप नॉलेज टेक्निकल वाली किससे ले रहे हैं, ये आपको चेक करना जरूरी है। अब आते हैं कि इंडस्ट्री में बिजनेस एडवाइजर का क्या रोल रहता है, या बिजनेस एडवाइजर बनने के लिए आपको क्या करना है। रोल क्या रहता है मैंने बता दिया आपको। बिजनेस एडवाइजर बनने का मतलब है कि आपको इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी। यानी कि पहले फाइनेंशियल एडवाइजर में क्या था, आपको थोड़ी नॉलेज पता होनी चाहिए, ऑटो में क्या चल रहा है, टेक्सटाइल में क्या चल रहा है, फार्मा में क्या चल रहा है। मगर बिजनेस एडवाइजर बनने के लिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ड्राइवर क्या है, टॉप फार्मा प्लेयर्स कौन है, फार्मा सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्या है, इंडियन इंडस्ट्री क्या है, और ऐसी कई चीजें। इनफैक्ट बिजनेस एडवाइजरी के लिए जैसे आज मेरा CII में सेशन था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ, या ऐसे कई तरह के मेरे वेबिनार, जैसे कई बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आते हैं, वो खुद बोलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलता हूं, वो खुद बोलते हैं। बड़े बड़े CFOs हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है माइक्रोसॉफ्ट के, इन्फोसिस के, या बड़ी बड़ी L&T के, रिलायंस के। इनसे आप सुनिए, ये अगर CNBC में इनका इंटरव्यू आ रहा हो तो इनको सुनिए। ये बिजनेस एडवाइजरी आपको बढ़ाएगा, क्योंकि बिजनेस एडवाइजर इससे पैदा होता है, क्योंकि जिससे आपको इंडस्ट्री की नॉलेज, आपको बिजनेस की नॉलेज होगी। क्योंकि क्लाइंट आपसे ये पूछे कि मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाऊं, मैं अपने बच्चे को कौन सा बिजनेस लगवा के दूं, मैं अपने बच्चे को स्टार्टअप लगवा के दूं तो स्टार्टअप कौन सा वाला, क्या मैं अपने बच्चे को अपने बिजनेस में ले आऊं या नौकरी करवाऊं।
या मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करूं, या मैं अपने बिजनेस को कैसे बचा के रखूं। बिजनेस एडवाइजर कभी ये नहीं पूछता कि मैं पैसा कहां लगाऊं। यानी कि क्लाइंट बिजनेस एडवाइजर से पूछता है कि मैं क्या करूं, और क्लाइंट फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछता है मैं पैसा कहां लगाऊं। अगले 1-2 साल मेरे को फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल कम दिखता है, बिजनेस एडवाइजर का ज्यादा दिखता है। मगर इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस एडवाइजर दोनों बनना चाहिए, जेन्युइन वाला। इनफैक्ट मेरे को इस बात से भी खुशी होती है कि जैसे हेमंत भाई ने अभी जिक्र किया कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स या ट्रेनर भी आपकी इंडस्ट्री में, उन्होंने भी फाइनेंशियल प्लानिंग या ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करनी शुरू कर दी है। यानी कि ये फिर दोबारा प्रूव करता है कि उनको भी समझ आता है कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं चल रही अकेली। तो इसलिए वो भी आपको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करो। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे अभी गौतम भाई ने बोला रेनोवेशन करो, यानी कि मोटिवेशनल ट्रेनर भी बोलने लग गए रेनोवेशन करो। आपको याद है थोड़े समय पहले ये मोटिवेशनल ट्रेनर कहते थे कि इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी प्रोडक्ट चेंज आए थे, दोबारा प्रोडक्ट चेंज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, आप वैसे काम करते रहो, अपना जज्बा कायम रखो। अब उनको समझ आ गई है कि जज्बा कायम होने से कुछ नहीं होना, पंप से कुछ नहीं होना, आपको रेनोवेट करना पड़ेगा। तो रेनोवेट कैसे, वो उनके पास जवाब नहीं है। क्यों? दोबारा चेक कीजिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। यानी कि इसका मतलब ये रेनोवेशन क्या करनी है, वो किससे पूछना है, चेक करना है टेक्निकल नॉलेज। तो इसलिए जो आपके मोटिवेशनल ट्रेनर जो अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखा रहे हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, फिर गलत जा रहे हो आप। तो इसलिए इस टाइम पे आपको जेन्युइन रतन टाटा जी को, दीपक पारेख साहब को, आदित्य पुरी जी को, उनको सुनो, उनको पढ़ो कि वो क्या कहना चाहते हैं इंडस्ट्री के बारे में। फाइनेंशियल एडवाइजरी और बिजनेस एडवाइजरी की नॉलेज अगर आप आज लेते हैं लॉकडाउन के दौरान, और उस नॉलेज से अपने क्लाइंट से बातें करते हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्लाइंट आपको मिलेगा, बिजनेस नहीं करेगा, मिलेगा, और आपसे सवालात पूछेगा। वो सवालात अगर आप उसको जवाब दे पाएंगे अगले 6 महीने 1 साल तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रोडक्ट ऑनलाइन आ जाए, चाहे टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे ऐप आ जाए। क्योंकि क्लाइंट बिजनेस चाहे ऐप से करेगा चाहे टेक्नोलॉजी से करेगा, मगर वो नॉलेज आपसे लेगा, वो एडवाइजरी आपसे लेगा। और मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, एडवाइजरी फीस चार्ज करना शुरू कीजिए, प्रोवाइडेड आपके पास टेक्निकल नॉलेज और क्वालिफिकेशन दोनों आ गई है। क्योंकि जो पैसा आप अपनी टेक्निकल नॉलेज पे खर्चेंगे और जो पैसा आप अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर खर्चेंगे, वो सारा पैसा आप वसूल लेंगे फाइनेंशियल एडवाइजरी फीस से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे ही कुछ एमबीए या बीबीए एमबीए जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जिन्होंने करी है, जो कि IRDAI द्वारा इनॉग्रेटेड है। जैसे आप में से कई लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं, IRDAI ने इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की एमबीए और बीबीए एमबीए शुरू करी है। और इसमें कई इंश्योरेंस एजेंट्स या इंश्योरेंस के जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी आते हैं और आ रहे हैं, और अभी 9th बैच इनफैक्ट इस साल होना है कोरोना वायरस सेटल होने के बाद। इसके बारे में बट ऑब्वियस है, आप dfsi.chitkara chitkara.edu.in पे आप चेक कर सकते हैं। मगर यहां पे जो जिक्र मैं करना चाहता हूं वो ये कि जब आपके पास क्लाइंट्स हैं, समझो आपके पास क्लाइंट्स हैं और हमारे कुछ एमबीए वाले जो लोग हैं उनके पास समझो कि 500 क्लाइंट थे, तो मैं उनको कहता था कि आप हर क्लाइंट से फाइनेंशियल एडवाइजरी की 500 रुपए की फीस लीजिए, सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए में उस क्लाइंट को बोलिए मैं आपसे 500 रुपए लूंगा, मगर आपको कोई भी इंडस्ट्री की नॉलेज दूंगा, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज दूंगा, यानी कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वगैरह वगैरह। कोई भी आदमी आपको 500 रुपए देने से मना नहीं करेगा। अब आप सोचिए, अगर एक क्लाइंट आपको 500 रुपए महीना दे सकता है और आपके पास 500 क्लाइंट है, नॉर्मली आपके पास 500 क्लाइंट होते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका नाना करते हुए 2.5 लाख रुपए पर महीने की कमाई हो गई। यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 500, 2.5 लाख रुपए महीना। यानी कि इसका मतलब ये 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, आपको 30 लाख रुपीज आपके घर पे आता है। आप मेरे को बताइए
कितने जेन्युइन टीओटी या सीओटी होंगे जो वाकई में बिना रिबेट दिए 30 लाख रुपए घर पे कमाते हैं? बहुत कम। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर या बिजनेस एडवाइजर बनने के लिए जो आप पैसा खर्चें, सोच के खर्चें, सही खर्चें, अच्छी जगह पे खर्चें, महंगा हो तो जरूर खर्चें, मगर सामने वाले को चेक करके खर्चें कि कहां पैसा खर्च रहे हैं। और जो आप पैसा खर्च रहे हैं उससे नॉलेज लीजिए और वो नॉलेज से आगे क्लाइंट को दीजिए और क्लाइंट से पैसा लीजिए। यानी कि आने वाले समय में हम सारे, हेमंत भाई, दीपक भाई, आपका जो सवाल था छोटे इंश्योरेंस एजेंट क्या करें, तो मैं कह रहा हूं छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे उड़ीसा के किसी रूरल एरिया में हो चाहे बॉम्बे के मेट्रो में, हर एक के पास क्लाइंट है और 500 रुपए तो हर क्लाइंट पक्का दे सकता है। और हर एक के पास 200, 300, 500 क्लाइंट है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये बहुत बड़ी गेम हो सकती है। और अगर फिर भी आप में से कई लोगों को अगर बाई चांस इस पे कोई सपोर्ट की जरूरत है, मैं आपको सपोर्ट देने के लिए भी तैयार हूं कि आप मेरे को बताइए कि आप मेरे को आपको मेरे से क्या चाहिए इस दिशा में। मैं हेल्प करने को तैयार हूं, असिस्ट करने को तैयार हूं। अगर आप जेन्युइनली वादा करते हैं कि आप वाकई में नॉलेज लेंगे, टेक्निकल नॉलेज लेंगे, वाकई में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, मोटिवेशन अगर सुनेंगे तो उसी से सुनेंगे जिसने वाकई में जिंदगी में कुछ हासिल किया हो। इंश्योरेंस आप उससे सीखेंगे जो वाकई में इंश्योरेंस बेचता हो और आपको सिखाना चाहता हो। डेवलपमेंट ऑफिसर उस ट्रेनर से हाउ टू रिक्रूट एजेंट्स नहीं सीखेंगे जिसने खुद जिंदगी में कभी एजेंट ना हायर करे हो। यानी कि जिस मोटिवेशनल ट्रेनर ने खुद कभी इंश्योरेंस एजेंट हायर ना करे हो, आप उनसे कहते हैं कि आप हमें ट्रेनिंग दीजिए कि इंश्योरेंस एजेंट कैसे हायर करें। कमाल। तो जब आप ऐसे वादे करेंगे, मैं आपकी इंडस्ट्री के साथ, जो इस डायरेक्शन में मैं यहां तक बढ़ा हूं, और आपके साथ ये जो मिलके IRDAI से और UGC से अप्रूव करवा के ये जो MBA, BBA इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के एडवाइजरी बोर्ड पे हूं, इसी को हम आगे लेके जा सकते हैं। मगर आप बताइए, आप वादा करते हैं कि आप मेरी कही हुई डायरेक्शन पे जाएंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि हम ये पूरा चेंज कर देंगे। एंड बिलीव मी, जब हम ये चेंज कर देंगे, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, जब हम ये चेंज कर देंगे, आपको किसी क्लाइंट के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। क्लाइंट आपको खुद फोन करेगा। बिलीव मी, जब हम ये चेंज कर देंगे, आपका बच्चा बच्चा घर से बोलेगा कि बापू तू कहीं जाता नहीं, मगर बिजनेस तेरे पास बैठे बैठे आता है, मेरे को भी तेरे जैसा काम करना है, मेरे को कहीं नौकरी नहीं करनी, मेरे को कोई और बिजनेस नहीं करना। चौथा पॉइंट, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी इज्जत घर से शुरू होगी और पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, क्योंकि हमारी इज्जत हमारे हाथ में है। ये 4-5 चीजें अगर आप करते हैं, आप मेरे को बताइए मेरे से क्या सपोर्ट चाहिए, एंड हम ये पूरा हिंदुस्तान में मिस सेलिंग जो हर आदमी करने की कोशिश कर रहा है, उसको साइड पे लगा दें। हमारे हिंदुस्तान में जो आदमी इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा है या जिसको बिजनेस एडवाइजरी चाहिए, हम उसको जेन्युइनली मदद करेंगे। हम हमारे हिंदुस्तान के लिए ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरे को बताइए, आपको क्या सपोर्ट चाहिए? बताइए सर, क्या सपोर्ट चाहिए? अगर आप वादा करते हैं और आपके जो बाकी साथी हैं, अगर वो वादा करते हैं जो मेरे बताए हुए पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको काटा मारेंगे और जो मेरे बताए हुए पॉइंट्स उसको टिक करेंगे, बताइए जी, क्या सपोर्ट चाहिए आप? सर मैं एग्री हूँ। जी बोलिए। हेलो। यस हेमंत भाई। मैं एग्री हूँ आपके साथ जुड़ने और नॉलेज लेने में, क्योंकि मेरे को पता है कि नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये लॉकडाउन में भी मैंने GI का 10 लाख का प्रीमियम किया। ओनली नॉलेज और रिलेशन दोनों ही कारण आया हुआ है, वरना ये नहीं आता, वो पक्की बात है। अगर लॉकडाउन में कोई बंदा हमसे देता है इतना, और मेरे जो कलीग है उसका भी 10 लाख लिया, यानी टोटल 20 लाख लिया मैंने ओनली GI का। और वो भी नया हाँ, बिजनेस बोल रहा हूँ, रिन्यूअल नहीं बोल रहा बस हूँ ये सर। ध्यान रखना। हाँ, बस ये ध्यान रखना, जब भी हम ये कहें कि मैंने नॉलेज के कारण GI या LI या कुछ भी किया,
तो ध्यान रहे, नॉलेज अपने मन से पूछना कि अगर ये क्लाइंट को यही प्रोडक्ट ऑनलाइन लेना होता, या कल को जब वो रिन्यू करवाएगा, क्या वो ऑनलाइन चले जाएगा या वो मेरी नॉलेज के कारण आएगा? अगर आपका जवाब है कि नहीं यार, वाकई में, अपने मन से पूछना है, मेरे को नहीं जवाब देना, अपने मन से पूछना है कि हाँ यार, ये क्लाइंट वाकई में ऑनलाइन जा सकता है या रिन्यूअल के टाइम पे चले जाएगा, तो फिर वो नॉलेज के कारण नहीं आया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें हमेशा हर आदमी कहता है रिलेशनशिप बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ। मैं दोबारा बोलता हूं, जान पहचान ज्ञान के बगैर कायम नहीं रहती। एग्री क्योंकि हूँ जो सर। जान पहचान आप बनाते हो किसी और के पीछे पीछे भाग भाग के, किसी और को जी हजूरी करके, किसी और को गिफ्ट या डायरियां दे के, या किसी और का पर्सनल काम करके, या किसी और का हालचाल पूछ पूछ के, वो जान पहचान नहीं है। राइट। जान पहचान का मतलब होता है कि आपके पास ऐसा ज्ञान है कि अगर उसका चाचा का बेटा या उसका सगा भाई भी उसके पास वो प्रोडक्ट लेके पहुंच जाए, तो तब भी वो फोन आपको करे कि भाई मेरे को गाइडेंस दे यार, क्योंकि मेरे को लगता है कि गाइडेंस तू ही दे सकता है। ठीक। अगर ऐसा हो जाए तो वो है आपकी जान पहचान। और ये जान पहचान याद रखना सिर्फ ज्ञान से होगी। ज्ञान के बगैर ये जान पहचान सन 2008 से पहले होती थी, क्योंकि 2008 के बाद मार्केट में ग्लोबल वर्ल्ड आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, यंगर जनरेशन आ गई, क्लाइंट का सिस्टम चेंज हो गया, बापू चुप हो गया, बेटा बोलना शुरू हो गया, बेटे के कई दोस्त उसी बिजनेस में आ गए। तो आज वो जान पहचान रिलेशनशिप वाली जो हमने बनाई थी उसको भूल जाओ। आज का जान पहचान का मतलब है ज्ञान से बनाई हो जान पहचान। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्ञान, विज्ञान और उससे बनाई हो जान पहचान। इसलिए विज्ञान भी हमें सीखना है, टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें खुद, हमारे में हिम्मत होनी चाहिए और उसको बोलें कि भाई तू ज्ञान मेरे से ले और ऑनलाइन जाके ले ले जा। तो क्लाइंट भी बोले कमाल का आदमी है यार, कि भेजता मेरे को ऑनलाइन है और मेरे को ज्ञान भी देता है और उस ज्ञान के पैसे भी चार्ज करता है, ये आदमी है। यानी ऐसा गुर्दा होना चाहिए, ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि ऐसा ज्ञान दूं कि तू विज्ञान पे जा, ऑनलाइन जा, मगर तब भी तू मेरे बगैर कहीं जा नहीं सकता। ओके। तो अब आप मेरे को बताइए, मेरे से क्या सपोर्ट चाहिए? अभी आपने जो चैलेंज दिया ना कि आप ज्ञान के लिए जुड़ना चाहते हो, तो हम आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी है। आप जिस तरह से ज्ञान देना चाहे, और हम 100% दे के लेना भी चाहेंगे और आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, और उसी नॉलेज को आगे बढ़ा के और आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें श्योर। कहना जो और भी कोई लॉकडाउन कुछ? पे जो टाइम चल रहा है, तो इस जी, लॉकडाउन में कुछ और ऐसे वेबिनार कर सकते हैं हम लोग, टाइम निकाल पाएंगे सर आपका? डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ टाइम निकाल सकते हैं, हम ऐसा वेबिनार भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सारे, मैं तो यूं भी कहूंगा, आप सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं जो मेरे साथ फोन पे वेबिनार में बैठे हुए, मैं आप ही को प्रपोज करता हूं। जीपी सर आप, राजीव सूद सर आप बहुत बड़े लीडिंग एसबीए हैं, गौतम भाई आपका नाम छाया हुआ है एसबीए आप लीडिंग, दीपक भाई, हेमंत भाई, कन्नू भाई, सविता मैम, वन ऑफ द अपकमिंग स्टार्स हैं सविता मैम, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी सविता मैम। मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूं कि हम क्यों ना इंश्योरेंस के ऊपर आप स्क्रैच से प्रोग्राम्स बनाइए, वेबिनार प्रोग्राम्स इंश्योरेंस के ऊपर। यानी कि इंश्योरेंस ग्रास रूट से, स्क्रैच से, आपके इंश्योरेंस क्या क्या होता है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के अंदर की पूरी सिलसिला, और इंश्योरेंस कैसे कैसे बेचना है, और वो कैसे कैसे बेचना में मैं अपनी नॉलेज के लिए आपके साथ जुड़ूंगा। यानी कि जहां आप बोलते हैं कि सर मेरे को कीमैन बेचना है, तो कीमैन इंडस्ट्री को कैसे बेचना है, उसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट के काश कैसे, कहां पे पहुंचना है, उसकी एलसी बैंक गारंटी के साथ कीमैन को कैसे लिंक करना है, उसका नेट प्रॉफिट या पैट या उसका नेट कैश एक्रूवल कैसे देखना है। या आप बोलते हैं कि मेरे को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या पार्टनरशिप इंश्योरेंस, या आप बोलते हैं कि मेरे को कन्वेंशनल प्रोडक्ट, उसमें सब नॉलेज काम आ सकती है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट में पोर्टफोलियो रिस्क जो हमने एमबीए में सीखा है। प्रोजेक्ट। यानी कि मैं आप सारों से अपील करता हूं कि आप जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, हम इकट्ठे मिलके इसको मुहिम को चलाते हैं, और हम
इंश्योरेंस के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप बनाइए, और मैं यकीन दिलाता हूं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी की मोहर मैं लेकर आता हूं। जैसे सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमने इंडिया में वन ऑफ द टॉप 30 रैंक्ड यूनिवर्सिटी के साथ शुरू किया, और आप देख सकते हैं वो एक तरह से प्रोग्राम में कितनी कम फीस पे जेन्युइन सर्टिफिकेट, यूजीसी अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जो देती है, जो यूजीसी अप्रूव जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप 30 रेड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से मैं सर्टिफिकेशन आपका करवा सकता हूं। यानी कि आप रिकॉर्डिंग बनाइए इंश्योरेंस के ऊपर, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैं सर्टिफिकेशन की मोहर यूनिवर्सिटी से अपील करता हूं, और जो कॉस्ट, जो बेयर मिनिमम कॉस्ट है, हम उस बेयर मिनिमम कॉस्ट पे अपने जितने भी एजेंट्स हैं उनको देते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, आप सारे इंश्योरेंस बेचते हैं, आप सारे अपने अपने फील्ड में इंश्योरेंस नॉलेज के साथ बेचते हैं, आप सारे जेन्युइनली इंश्योरेंस को समझते हैं। यानी कि ना तो आप मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, ना आप वो ट्रेनर हैं कि खुद इंश्योरेंस नहीं बेचते मगर ज्ञान पूरा पिला रहे हैं। आप में से ऐसा कोई ऐसा नहीं है। आप बनाइए प्रोग्राम, मैं यूनिवर्सिटी का मोहर लेकर आता हूं, और हम सबसे सब्सिडाइज प्राइस में देंगे क्लाइंट्स को, आपके एजेंट्स को, आपकी फ्रेटर्निटी को, जो अपने घर घर में लोग देख सकते हैं। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन पकड़ के किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, प्लेन पकड़ के। आज कोरोना वायरस ने सिखा दिया है, घर बैठे हुए सब कुछ आप सीख सकते हो। और साथ में अगर आप बोलते हो, आप मेरे को बताइए मेरे से कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर मेरे को सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनाने हैं। आप बोलते हो म्यूचुअल फंड पे, मैं बनाता हूं, शेयर मार्केट बनाता हूं, फाइनेंशियल मार्केट मैं बनाता हूं। आप जो बोलते हैं, अगर आपको विश्वास है और आपको लगता है कि मैं सिखा सकता हूं और मेरी क्वालिफिकेशन मैच करती है, आप मेरे को बताइए, मैं वो वेबिनार्स बनाता हूं ऑनलाइन, और उसका सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी से अप्रूव करवाता हूं, और सब्सिडाइज्ड प्राइस पे हम करते हैं। इवन टू इवन आप मेरे को, अगर आप मेरे को कहते हैं कि आप अपनी फ्रेटर्निटी को साथ में जोड़ेंगे, तो मैं सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी यूनिवर्सिटी से कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन अप्रूव हो जाए, वेबिनार के थ्रू। उसको सर्टिफिकेट यहीं पे वेबिनार के थ्रू वो पढ़ेगा, सीखेगा, और उसको सर्टिफिकेट भी कोरियर से जाएगा, कोरियर से सर्टिफिकेट जाएगा उसको। और बोलो, तो यानी कि हाँ, एमबीए नहीं हो सकता, क्योंकि एमबीए के लिए यूजीसी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और यूजीसी कहता है कि एमबीए करने के लिए आपको घर, यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। एमबीए नहीं हो सकता, मगर पहले स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इवन अगर आप बोलते हैं कि किसी इंडस्ट्री के आदमी को आपको सुनना है, माइक्रोसॉफ्ट के आदमी को, वॉल्वो के आदमी को, फ्लिपकार्ट के आदमी को, और बड़े बड़े इंडस्ट्री के आदमी को सुनना है, और उनसे बिजनेस एडवाइजरी सीखनी है, तो कोई बात नहीं, मैं उनको भी बुला के ला सकता हूं। और बड़े बड़े मतलब सही में बड़े, वो वैसे वाले बड़े नहीं जैसे आपकी इंडस्ट्री में कई लोग कहते हैं आई एम इनवाइटिंग अ पर्सन जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि करता काम अपना है। आप समझो, फ्लिपकार्ट का डायरेक्टर आएगा आपको पढ़ाने, वॉल्वो का सीएफओ आएगा पढ़ाने आपको, यानी कि आपको आरबीआई का सीनियर आदमी आएगा पढ़ाने आपको। ये सीनियर लोग आपको वेबिनार के थ्रू पढ़ाएंगे, और जेन्युइनली सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। तो आप यहां से आप फाइनेंशियल एडवाइजर बननी है, इंश्योरेंस भी बेचना सीखिए, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, सबकी नॉलेज लीजिए, और वहां से बिजनेस एडवाइजर बननी है। इनफैक्ट आप ही के लिए एक और सर्विस शुरू करी अभी रिसेंटली, फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सर्विस। क्यों शुरू करी? आप ही सारों में से कई लोगों ने बोला सर हमें रेगुलरली नॉलेज अपडेट दो कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इंडस्ट्री के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, शेयर मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ऑयल के ऊपर। तो आपसे क्या चार्ज करते हैं? 500 रुपए महीना, 500 रुपीज महीना। क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि आपको ही पता है कि वो सारे के सारी जो नॉलेज है वो मैं ऑडियोज में देता हूं। क्योंकि आप ये कहते थे कि सर ऑडियो में दो, मैसेज लिखते हो तो समझ नहीं आता, तो इसलिए ऐप पे पूरा खर्चा किया, पूरी ऐप बनाई, और ऐप में जो ऑडियोज बना बना के मैं यूज करता हूं, उस पर स्पेस यूज होती है। सिंस स्पेस यूज होती है, तो स्पेस का एक नोशनल कॉस्ट रखा है कि एक आदमी का कॉस्ट 500 रुपए।
यानी 500 रुपए में सोचो उसको कितनी ऑडियोज मिलती हैं। एक दिन में कई बार 10 से 15 ऑडियोज देता हूं मैं आपको। तो ये जो सारी चीजें हैं, या फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सर्विस में आप ले सकते हैं। ऐसे करते करते आप मेरे को बताइए और क्या सपोर्ट चाहिए, हम वो सारी सर्टिफिकेशन, हम ये सारी चीजें इकट्ठे कर सकते हैं। किसी और का कोई सवाल है, कोई और पॉइंट है? आई थिंक हमें बोलते जी। हुए शायद 2-2.5 घंटे हो गए। हाँ, एक चीज थी, जैसे कि कहा गया था ना कि अपने क्लाइंट से बात करो, उनके बिजनेस में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या उनको चैलेंज फील कर रहे हैं वो लोग। हाँ जी, तो इसी तरह से मैंने बातचीत की थी, आज मैसेज भी डाले थे। मैंने बताया था कि आज शाम को उनका वेबिनार है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो उनसे हाँ जी, रिलेटेड तो हाँ जी, बताएं। उसमें 2-3 लोगों ने कहा था, उसमें से एक मेरे हैं बेंगलोर में है, तो वो ये कहते, हालांकि हमारे अच्छा, इंश्योरेंस से थोड़ा सा हटके है, लेकिन क्यों इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहते जी, हैं, तो यही था कि वो कहते जो रीट का चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करना हाँ, आज की डेट में बेनिफिशियल है क्या? तो ये क्योंकि हालत तो है, तो बिल्कुल अलग हटके। उनका क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका रिप्लाई देखिए मिल जाता सबसे अच्छी पहले तो ये बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो इंडिया में बहुत तेजी से आ रही है, और इसका जिक्र आपको याद होगा, आप तो बता भी सकते हैं कि मैंने 2016 में इसका जिक्र किया था आपके एमबीए बैच में। जी और रीट जो इंडिया में जितनी तेजी से आ रही है, तो आने वाले समय में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग फिजिकली वाकई में पैसा नहीं लगाएंगे और रीट में पैसा लगाएंगे। मगर इस टाइम पे रीट में पैसा नहीं लगाना। इस टाइम पे कोरोना वायरस का इशू है। अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस होता तो मैं आपको बताता कि कहां पैसा लगाना है। मैं आपको आज इसलिए नहीं बताना चाहता कि पैसा कहां लगाना है, क्योंकि कोरोना वायरस का इशू कब खत्म होएगा ये नहीं पता, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। मगर एक बार जब कोरोना वायरस खत्म हो जाए, उसके बाद कहां पैसा लगाना है, मुझे लगता है कि उस टाइम पे बात करेंगे तो मार्केट को समझ के मैं उसका आंसर प्रॉपर्ली दे पाऊंगा कि क्या उस टाइम पे गोल्ड में लगाएं, या कौन से शेयर्स में लगाएं, या कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएं, या कौन से प्रोडक्ट में लगाएं, वगैरह वगैरह। शायद मैं इसका आंसर तब बेटर कर पाऊंगा। इस टाइम पे मेरी बात याद रखना, कैश इज द किंग। जितना पैसा आपकी जेब में है वो सबसे सेफ है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका पैसा बैंक में है तो बैंक सबसे अच्छे बड़े बैंकों में होना चाहिए, और एक बैंकों में नहीं, एटलीस्ट 4 या 5 बैंकों में थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रख लो। यानी कि बैंकों में भी पैसा बांट के रखो। जिस तरीके की हालत है और जैसी हालत हो सकती है, मैं अपनी जबान से यहां पे नहीं कहना चाहता, क्योंकि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग का जिक्र करना पड़ जाएगा और वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो इसलिए मैं वहां पे अभी नहीं जाना चाहता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो जैसे जी, आपने ये कहा है कि हमारे जो एजेंट फ्रेटर्निटी के कुछ काम करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं बहुत, तो चाहते हैं कि वो लोग जो ज़्यादा कुछ नहीं इन्वेस्ट कर सकते, वो लोग कुछ चाहें साथ में जुड़ें, तो अपना तो साथ भला हो ही हो, उनका भी थोड़ा सा कुछ हो जाए। तो इसके लिए आपसे फिर बिल्कुल, टाइम चाहिए बिल्कुल। होता है। हम लोग बिल्कुल करते मैं हैं, कोशिश इनफेक्ट करते हैं लोगों के साथ जोड़ने के लिए। बिल्कुल मैं इनफैक्ट यहाँ पे आपके माध्यम से आपने ये इनिशिएटिव उठाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से 2-3 चीजें इनफैक्ट एंड में खत्म करना चाहूंगा। पहला ये कहना चाहूंगा कि आप और आपके जैसे और लोग जो वाकई में अच्छा बिजनेस जेन्युइनली मिस सेलिंग के बगैर करते हैं, एंड वो जुड़ना चाहते हैं बाकी आपकी फ्रेटर्निटी को एजुकेट करने के लिए, जरूर आगे आइए। पहला पॉइंट ये। दूसरा, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एसबीएस को मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार करते आया हूं कि मैं चाहूंगा कि जो हम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे आज तक, जिस इंडस्ट्री ने आज तक हमारे एजेंट्स को वाकई में जेन्युइनली कुछ नहीं दिया, उस इंडस्ट्री से हटना शुरू कर दीजिए, एंड टेक्निकली नॉलेजेबल अपने एजेंट्स को अपने बच्चों की तरह बनाइए। क्योंकि एजेंट्स जब हमारे बच्चों की तरह हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे टेक्निकली नॉलेजेबल बने, और हम हमेशा अपने बच्चों का करियर पाथ का जो गाइडेंस है वो कभी भी मोटिवेशनल ट्रेनर से नहीं लेते, हम हमेशा टेक्निकली नॉलेजेबल आदमी से ही लेते हैं। इसलिए मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं सारे एसबीएस और डीएस को
कि अपने एजेंट्स को टेक्निकली साउंड बनाइए एंड जिस ट्रेनिंग में आप भेजते थे उसको बंद कीजिए। तीसरा पॉइंट, आप सारों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी फ्रेटर्निटी में और आगे भेजिए ताकि किसी और का भला होता हो, समझे, एंड जो बेचारे गुमराह हैं वो गुमराह से हट के एक नई डायरेक्शन में आए, एक नई सोच में आए, क्योंकि हिंदुस्तान और वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि इसके कारण काफी झटके बहुत तेजी से लगेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि अब आने वाले जमाने में अपनी पकड़ फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस एडवाइजर की तरफ लेके जाइए, जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज लीजिए और कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करते करते क्वालिफिकेशन लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में टेक्निकल नॉलेज और क्वालिफिकेशन ही चलेगी। और पांचवा मैसेज ये है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, जो मेरी सोच अगर आपको समझ आती है, तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। एंड जो लोग मेरी सोच से परे हैं या जो लोग मेरी सोच के साथ साथ दूसरी सोच पे भी चलना चाहते हैं, तो शायद मेरे को अपनी डायरेक्शन आपसे अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को फिर ज्यादा टाइम उनको देना पड़ेगा जिनकी सोच मेरे साथ मैच कर रही है, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ही है एंड मैं उसको ज्यादा नर्चर करना चाहूंगा जो मेरी बात सुनना चाहेगा। और आखिरी मैसेज ये कि मैं चाहूंगा कि हम मिस सेलिंग को छोड़ें, फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पे जो अपना प्रोडक्ट चिपकाने वाला जो हमारा एटीट्यूड है उसको छोड़ें, अपने क्लाइंट का भी भला करें और क्लाइंट से अपना भला भी करवाएं, और अल्टीमेटली हमारे हिंदुस्तान से मिस सेलिंग हटाएं और इंडियन इकोनॉमी को एक नए सिरे पे लेके जाएं। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you so much. Jai Hind, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. जय हिंद। थैंक यू। Thank you. Jai Hind. Thank you very Jai much. Hind. Thank you, everyone. थैंक यू। Thank you. Thank you.